Hello everyone, welcome to Abipedia powered by Abhimanyu IAS. A very good evening to all of you. तो जो अभी आ गए हैं सेशन में वो अपना ये सेशन जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जल्दी से यहाँ पे आ जाएं इस क्लास के अंदर. यस, क्लास शुरू हो चुका है. पीयूष जी, आई होप आप सबको सुन रहा है, मेरी आवाज़ पहुँच रही है. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल? इज़ माई वॉइस क्लियर? क्या मैं दिख रही हूँ? सब ठीक है? हेलो रोहित जी, हेलो रोशनी जी, ओके, गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, आई थिंक गुड इवनिंग हो गई है अभी. जी हाँ, तो करते हैं आज का हम सेशन शुरू. उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था. हमने शुरू किया है जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी का टॉपिक, राइट. एंड पॉलिटी के अंदर हमने शुरू किया था एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से. एंड एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने जो हम 1909 तक का एक्ट है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, राइट. तो अब हमने करना है 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट. दो एक्ट हमारे रहते हैं एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट. तो अब हम देखते हैं 1919 का एक्ट उसने क्या कहा जब कॉन्स्टिट्यूशन की, जब हमारा ब्रिटिश रूल जो है वो चल रहा था इंडिया के अंदर. तो व्हाट वाज देयर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने चेंजेस किए इंडियन रूल के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, राइट. तो देखते हैं 1919 का एक्ट, 1919 का एक्ट, ठीक है. तो 1919 एक्ट के अंदर जो चीज़ें मेजर हुई, सबसे पहली चीज़ तो हुई यहाँ पे डायरकी. डायरकी क्या होता है? डायरकी क्या होता है? ठीक है, डायरकी होता है जब आप कुछ सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है. व्हेन यू डिवाइड टू काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, वन इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, एक तो आपने ट्रांसफर्ड में कर दिया और एक रिजर्व्ड रख दिए, ठीक है. ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, दो तरीके से, मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट एक तरीके से चल रही है. तो कुछ सब्जेक्ट्स आपने ट्रांसफर्ड लिस्ट में रखे जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ देख रही है, और कुछ रिजर्व्ड रखे दैट आर नॉट टू बी डिस्कस्ड बाय एनीवन एल्स अदर देन जस्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ओनली एग्जीक्यूटिव काउंसिल कैन डिस्कस दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है. तो ये सबसे पहला चेंज आया 1919 एक्ट के अंदर. ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर. 1919 एक्ट का डायरकी का मतलब क्या है? देखिए, जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के ऊपर कोई दिक्कत आए, साथ के साथ कमेंट में जाके पूछ लिया कीजिए, ठीक है. क्या होता है कि आपको लगता है कि शायद सबको ये चीज़ समझ में आ गई है, मैं अगर आके पूछूंगा या पूछूंगी तो मे बी उसके अंदर आपको ये लगे कि लाइक कि शायद सबको ये चीज़ पता होगी इसलिए मैं ये पूछूं या नहीं पूछूं, इस तरीके से, है ना. डायरकी आप ये कह सकते हैं एक तरीके से दो तरीके का रूल, जहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं, मतलब मुझे इसका हिंदी का मीनिंग जो है, हिंदी का वर्ड जो है वो नहीं पता है इन जनरल, ठीक है. ओके सोनिया जी, ठीक है. आई होप हम इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं. डायरकी क्या होता है? डायरकी होता है जब आप दो तरीके से एक सेम जगह पे, मान लीजिए अभी आप घर के ऊपर बैठे हैं, ठीक है. डायरकी होगा जब आपके मम्मी और पापा, ठीक है, दो लोग हैं आपकी फैमिली में जो बड़े हैं, राइट. तो वो दोनों लोग जो हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग चुन लें और उसके ऊपर एक ही लेवल पे दो तरीके से सरकार चलने लगे, तो वो क्या हुई? डायरकी, ठीक है. कुछ सब्जेक्ट्स उसमें से क्या किए कि कुछ सब्जेक्ट आपके पापा ने कहा कि वो तो मेरे पास रिजर्व्ड रहेंगे, उनके ऊपर कोई नहीं कुछ देखेगा, और कुछ सब्जेक्ट उन्होंने मदर को ट्रांसफर कर दिया कि ठीक है ये चीज़ें तुम लोग देख लो, ठीक है. तो वहाँ पे भी मतलब एट द टॉप राइट गवर्नर जनरल का ही रहा, बट यहाँ पे तो सिर्फ उसी का ही अधिकार है, गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का. रिजर्व सब्जेक्ट में आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि एक्ट्स में कुछ चेंजेस लाना है, कुछ अमेंडमेंट्स करना है, इस तरीके की चीज़ें रिजर्व्ड में आती हैं, ठीक है. तो आपको इतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है.
द्वैध शासन। तो यहाँ पे रोशनी जी ने सबकी मदद करते हुए डायरकी को हिंदी में क्या कहते हैं, वो लिखा है द्वैध शासन, राइट। वो क्या हुआ कि दो लोग जब मिलकर रूल करे, ठीक है। सो दैट इज डायरकी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अपने मम्मी पापा का एग्जाम्पल याद रख लेना, बट इतना डिटेल में जाता नहीं है। द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि ये डायरकी है कौन से लेवल पे, दैट इज द मेजर थिंग यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। ये डायरकी यहाँ पे है इन प्रोविंसेस एंड नॉट एट सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे नहीं है ये डायरकी, प्रोविंशियल लेवल पे है, ठीक है। ये चीज आपको मेजर जो है वो ध्यान में रखनी है। ऑल राइट। गवर्नर जनरल कौन था 1919 में? ओके, वो जब आप हिस्ट्री में देखोगे एक बार तो आपको याद आ जाएगा, आप वहां से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरीके से आपको इतना रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, बट इन जनरल अगर आप कहो तो अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे दो सेम पोस्ट थी, गवर्नर जनरल प्लस वाइसरॉय ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो उस टाइम पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे ही वाज द वन जो कि यहाँ पे वाइसरॉय प्लस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। बट मैं आपको क्लियरली एक चीज कह रही हूँ, जितने फैक्ट्स मैं बता रही हूँ आपको क्लास के अंदर, दे आर द ओनली वंस दैट यू नीड टू एक्चुअली रिमेंबर, ठीक है। तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी इस 1919 एक्ट को मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता था। मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इनमें से जो ये मोंटेग थे, ही वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड चेम्सफोर्ड जी जो थे ही वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर। आप सबके जो डाउट्स हैं इससे रिलेटेड वो क्लियर हो गए हैं, राइट। सो डायरकी के आगे हम देखते हैं कोई और जो चेंजेस यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ पे एक जो कंपोनेंट है बायकैमरलिज्म का वो शुरू किया गया, ठीक है। बायकैमरलिज्म क्या होता है? जब आप दो हाउसेस बना देते हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, ठीक है। जैसे कि अभी है इंडिया के अंदर एक राज्यसभा और एक लोकसभा, राइट। तो वो जैसे आप इस तरीके से जब दो हाउसेस बना देते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है, तो उस समय पे आप उसे कहते हैं बायकैमरलिज्म, ठीक है। तो दिस इज व्हाट बायकैमरलिज्म यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेंट्रल लेवल पे, मतलब अब सेंटर में जहाँ पे अभी आज के समय पे लोकसभा और राज्यसभा है, उसका पहला शुरुआत कहाँ से हुआ? इस समय पे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं जो यहाँ पे और काम हुए। फर्स्ट यहाँ पे एक दो चीज़ें और मेजर हुई। एक जो चीज़ यहाँ पे हुई वो था प्रोविंशियल और सेंट्रल सब्जेक्ट्स जो थे, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो गया। प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स आज के समय पे अगर आज के समय पे आपको याद हो तो देयर आर दीज लिस्ट 7th शेड्यूल ऑफ इंडिया के अंदर कुछ लिस्ट दी गई हैं, राइट। जिसके अंदर की 3 तरीके की लिस्ट दी गई, जिसमें कि सब्जेक्ट्स डिवाइड किए जाते हैं कि कौन से लेवल पे, जैसे कि सेंटर के पास कौन से रहेंगे, प्रोविंसेस के पास कौन से रहेंगे और नीचे वाले के पास कौन से रहेंगे, और सारे मिलके किसको देखेंगे। अब आप लोग सोचेंगे इसके बाद कि फिर डायरकी और इस लिस्ट को डिवाइड करने में डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस यहाँ पे ये है, डायरकी एक लेवल पे ही एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। डायरकी इज, ये दोनों एक ही लेवल पे हैं, ठीक है। और ये जो लिस्ट में हमने डिवाइड किया है ये अलग अलग लेवल पे हैं, ठीक है, कि सेंट्रल लेवल के पास कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और प्रोविंसेस के पास कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। और डायरकी का मतलब है इन्हीं सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड रखना और कुछ सब्जेक्ट्स को रिजर्व्ड रखना, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरकी एंड लिस्ट, ठीक है। बिल्कुल संदीप जी, आज के समय पे जिनको स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट कहा जाता है और थर्ड लिस्ट एक कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है, उस समय पे उन्हें प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लिस्ट के नाम से लाया गया, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब इस तरीके की लिस्ट जो है वो बनने लगी, ठीक है। नेक्स्ट एक और जो इस समय पे हुई वो था, इस समय पे डायरेक्ट इलेक्शंस हुए। डायरेक्ट इलेक्शंस फर्स्ट टाइम कंट्री के अंदर हुए। डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे आपको अगर आपको अभी तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब नहीं पता तो अच्छे से एक बार सुन लीजिए कि क्या होता है दोनों का मतलब। डायरेक्ट इलेक्शंस होता है जब आप
एज पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आप प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, जब आप चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं, वो क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, जब आपके चुने हुए प्रतिनिधि, जब आप जिनको चुन के भेजा है वो किसी और को चुने आगे, ठीक है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत 1919 एक्ट के अंदर कोई दिक्कत है किसी को कहीं पे भी? अगर नहीं है तो हम चलते हैं 1935 एक्ट की तरफ। 1935 का एक्ट जल्दी से बता दीजिए कि क्या कहीं पे अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है ना, तो जल्दी से यहीं की यहीं पूछ लो और यहीं की यहीं क्लियर कर लो। अगर आपको ऐसे सबके सामने नहीं पूछना है या कुछ भी ऐसी दिक्कत है तो बाद में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाद में नेक्स्ट है 1935 का एक्ट। 1935 का एक्ट, बिल्कुल हाँ शिवम जी, लाइक प्रेसिडेंट इलेक्शन इज एन एग्जाम्पल फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 1935 का एक्ट। 1935 के अंदर दो चीजें आई। सबसे पहला यहाँ पे जो चीज आया वो था ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन क्या था कि जिसके अंदर सारे प्रोविंसेस प्लस सारे के सारे जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, उन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। एक मतलब कि फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री एक इंडिया बना, ठीक है, एक इंडिया की फॉर्मेशन हुई जिसके अंदर की ऑल इंडिया फेडरेशन के अंदर सारे प्रोविंसेस जो ब्रिटिशर्स मैनेज कर रहे थे प्लस सारे प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर लिया गया। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इंडिया फेडरेशन। दूसरी चीज जो यहाँ पे की गई वो था डायरकी, जो उस समय पे प्रोविंसेस पे इंट्रोड्यूस की गई थी ना, वो यहाँ पे डायरकी एट सेंट्रल लेवल इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। दिस वाज सेकंड मेजर चेंज इन 1935 एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे हुआ चेंज वो था बायकैमरलिज्म, बायकैमरलिज्म एट सेंटर एट प्रोविंसेस एज वेल। अब बताओ यहाँ पे बायकैमरलिज्म वही जो हमने अभी बात की कि जहाँ पे दो हाउसेस बन जाते हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, ताकि एक हाउस से पास होके दूसरे हाउस के पास जाए, एक सेफ्टी मैकेनिज्म रहे ताकि हैज़र्ड डिसीजंस ना ले सरकार, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यही वाला जो एक्ट था, इसके अंदर एक काम जो और किया गया, वैसे हर एक एक्ट के अंदर अगर आप इनको डिटेल में पढ़ने जाएंगे, अगर आप इनको डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो उस समय पे बहुत ज़्यादा आपको डिटेल हो जाएगा कि लाइक कि एक एक एक्ट के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर तक घुसना पड़ेगा तब आपको सब आएगा। बट आपको उसमें से कुछ 5-6 पॉइंट्स कुछ ऐसे निकाल के रखने हैं जिसको कि आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, extended separate electorate to depressed classes। हमने कल की क्लास में किया था कि 1909 एक्ट जो था उसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए गए। आई होप आपको समझ में आया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं ना, तो वही इलेक्टोरेट्स, वही वाले इलेक्टोरेट्स अब डिप्रेस्ड क्लासेस के ऊपर भी एक्सटेंड कर दिए गए, एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है। और एक जो लास्ट इसके अंदर जो चीज़ हुई, जो इसी एक्ट के अंदर एक मेजर यहाँ पे पॉइंट आया, ठीक है, वो आया RBI एंड फेडरल कोर्ट। जो आज के समय का सुप्रीम कोर्ट है और जो आज के समय का RBI है, उन दोनों को बनाने की प्रक्रिया इस समय पे शुरू की गई, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ऑल अबाउट 1935 एक्ट, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन, डायरकी एट सेंटर, बायकैमरलिज्म एट प्रोविंसेस, ठीक है। तो क्या हुआ, उल्टा हो गया। जो 1919 एक्ट था उसके अंदर डायरकी इंट्रोड्यूस की गई प्रोविंसेस में और बायकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर में। 1935 एक्ट में उल्टा हो गया, ठीक है, दोनों को उल्टा कर दिया कि बाकी दोनों के अंदर भी बाकी चीज़ें एक्सटेंड की गई, ठीक है। और उसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट आया और RBI एंड फेडरल कोर्ट आया, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट एक्ट यहाँ पे कोई नहीं आया। इसके बाद डायरेक्टली 1947 के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया, जिसके बाद की भारत को आज़ादी मिल गई और जिसके बाद की एट द एंड जो एट द एंड हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और हमने अपने हिसाब से उस कॉन्स्टिट्यूशन को चलाना शुरू किया और उसके बाद हमने अपने एक्ट जो है वो बनाया।
इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, मैं हिंदी में तो बता रही हूँ बच्चे। और डिप्रेस्ड क्लासेस रिपीट करना, बेसिकली देखिए क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए गए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स 1909 एक्ट में बनाए गए थे। क्या था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, कि जिसकी जो पॉपुलेशन है वही उस पॉपुलेशन के जो पर्सन्स है उसको इलेक्ट करेगा। मान लीजिए मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम्स आर द वन जो कि अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए गए, जिसमें कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनको चुन के जो वहाँ पे जाएगा, वो उन्होंने खुद ही सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लासेस ने। ऑल राइट, दिस वाज ऑल अबाउट 1935 एक्ट, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं इस पोर्शन के अंदर से, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से। और जो मैं क्वेश्चंस अभी कराने वाली हूँ ये सारे पहले आ चुके हैं एग्जाम के अंदर। जल्दी जल्दी से 5 मिनट्स लेंगे, 5 क्वेश्चन है 1 मिनट के अंदर, जल्दी जल्दी से आंसर्स अपने टाइप कीजिएगा कि क्या क्या इनके आंसर होने वाले हैं। हम ये सारी चीजें जो है वो कर चुके हैं ऑलरेडी। डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब आज की जो स्केड्यूल्ड क्लासेस हैं, या फिर जो आज की वो क्लासेस हैं जो कि बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, दैट इज डिप्रेस्ड क्लास। ओके, लास्ट लेक्चर के लिए मैंने नोट्स को ऐड किया था वहाँ पे, एक बार चेक कर लीजिएगा ध्यान से जाके, ठीक है, वरना मैं एक बार लिंक जो है वो भेज दूंगी उसके ऊपर, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसके ऊपर, ठीक है। सो उस समय पे स्केड्यूल्ड क्लासेस नहीं थी तो उनका नाम B.R. अम्बेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस के नाम से रखा था, जो कि उस समय पे उससे पहले अनटचेबल्स के नाम से जाने जाते थे। तो उन्होंने अनटचेबल से नाम हटा के उनका डिप्रेस्ड क्लासेस एक नाम रखा था, ताकि उससे उसके नाम से अब लोग उनको बुलाएं, ठीक है। अब जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, पहली बार एक फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया कहां पे आया? फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म होता है जब सिर्फ एक यूनियन ना हो, एक सिर्फ सेंटर नहीं है बल्कि बहुत सारे, जब एक सेंटर नहीं है बल्कि स्टेट्स हैं और सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, दैट इज अ फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया के लिए पहली बार कब आया? शारिक जी ने रिप्लाई दिया 1935, बिल्कुल आपने सही जो है वो रिप्लाई दिया है। और कोई भी अगर देना चाहता है तो अभी जल्दी जल्दी से रिप्लाई करो। अच्छा, नोट्स हिंदी में नहीं है, ओके। जो हिंदी में क्या कहते हैं, जो नोट्स हैं क्या कहते हैं वो हम देख लेंगे, एक बार हिंदी में भी कन्वर्ट करके दे देंगे, ठीक है। सो बिल्कुल सही आंसर है 1935 एक्ट। जल्दी जल्दी से टाइप कीजिएगा, जल्दी जल्दी से इसका आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स? किस एक्ट ने इनमें से पहली बार मुस्लिम्स के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को चुना, लेके आया? इनमें से वो कौन सा एक्ट था जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाए मुस्लिम्स के लिए? 1892, 1909, 1919 या 1935? जल्दी से टाइप कीजिए अपने अपने आंसर्स। ठीक है, तो जिन्होंने ये आंसर दिया 1909 वो बिल्कुल सही दिया, बाकियों का गलत है। 1909 वाज द फर्स्ट टाइम जब मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाए गए थे, जिसको कि मॉडर्न रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंटर? सेंटर के अंदर पहली बार डायरकी किस सिस्टम के थ्रू लाई गई? देखिए, मैं जो क्वेश्चंस करा रही हूँ ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। अब क्योंकि मैं पोर्टल के ऊपर नहीं दे पाई थी क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट के लिए, इसलिए यहाँ पे ये लेके आई हूँ मैं ये क्वेश्चंस, ताकि थोड़े से क्वेश्चंस देख के आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, सो आंसर्स आ गए यहाँ पे 1935, 1935 2 बिल्कुल सही आंसर जिन्होंने दिया बिल्कुल सही दिया। 1935 एक्ट इज द राइट आंसर। जो डायरकी है उसको बिल्कुल सेंटर में 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया। अगर वही क्वेश्चन होता कि डायरकी को कब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, तो उसका आंसर होता 1919, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 1935 इज द राइट आंसर थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, पहली बार जो एक अटेम्प्ट किया गया पॉपुलर एलिमेंट लाने का, रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट लाने का, तो वो कौन से एक्ट के अंदर लाया गया? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए।
फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड बाय, ठीक है, इसका आंसर है 1909, यानी कि थर्ड जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1909 में फर्स्ट टाइम, ओके रोहित जी, मैं कोशिश करूंगी उस चीज़ के लिए, बट आप मेरे को सुन सकते हैं उस चीज़ के लिए, मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बता रही हूँ क्वेश्चन को, इसीलिए ही मैं बता रही हूँ कि कब पहली बार 1900 जो ये एक अटेम्प्ट लाया गया पॉपुलर एलिमेंट लाने का। पॉपुलर एलिमेंट का मतलब है जहाँ पे एक सरकार आए, जो कि जहाँ पे कि लोगों ने चुन के कुछ लेके आया गया हो, ठीक है, तो वो कब लाया गया था पहली बार। बाकी रोहित जी मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। देखिए आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है क्या समझने के लिए, तो ये लाइव क्लास इसीलिए होती है ताकि आप उस चीज को बता सके, ठीक है। तो इसका आंसर है 1909 एक्ट, ऑल राइट। सो दैट इस 1909 एक्ट में पहली बार रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूड किया गया था उसके अंदर, सरकार के अंदर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें 1919 में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, जिसके बाद पहली बार भारत के लोगों ने सरकार बनाई थी इंडिया के अंदर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट इज ऑल्सो नोन एज, ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, जल्दी से बता दो ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करें। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं हिंदी के अंदर क्वेश्चन लगा दूंगी। अब बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको और किस नाम से जाना जाता है? सेकेंड जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसके नाम से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जाना जाता है। जो पहला है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, वो 1909 के एक्ट को जाना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 वाले एक्ट को कहा जाता है, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के एक्ट को कहा जाता है, ठीक है। तो ये दिस वर ऑल द क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको इन सब का आइडिया जो है एक बार होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हुए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, किस तरीके से बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखिए ज़रा ध्यान से इन चीज़ों को समझिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर सब समझ में आ रहा है तो भी बताया कीजिए कि मैम यहाँ पे ये चीज़ जो है वो क्लियर नहीं हुई है, या ये चीज़ जो है वो प्रॉपरली क्लियर है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप ही को बाद में दिक्कत नहीं आएगी, वरना बाद में आप सोचेंगे या समझेंगे इस चीज़ के ऊपर कि कहाँ पे क्या मतलब इसके अंदर था क्या एग्जैक्टली, और फिर से खुद से पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ें, ठीक है। अब एक कहानी और सुनते हैं। कल हमने एक कहानी सुनी थी एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, अब एक कहानी सुनते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस समय पे क्या हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब भारतीय संविधान जब बन रहा था, एवोल्यूशन हुआ उसका 1935 के बाद, तो उस समय के बाद क्या हुआ, क्या हुआ वतन जी, क्या प्रॉब्लम है? मैं हिंदी में ही बता रही हूँ बच्चे। पीयूष आप सुनिए ज़रा एक बार ध्यान से, सिर्फ इंग्लिश के ऊपर जो वर्ड्स होते हैं उन पे मत ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ओके ओके। सो भारतीय संविधान बना कैसे, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुनिए हिंदी में, ठीक है। भारतीय संविधान कैसे बना इसको सुनिए, ठीक है। सबसे पहले एक ओके सो सबसे पहले 1934 के अंदर एक इंसान थे, एक हमारे बहुत अच्छे नेता थे एम एन रॉय जी ने 1934 के अंदर ये कहा कि अगर कोई भारत का संविधान बना सकता है, अगर कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, सो वो इंडियन लोगों के द्वारा ही आना चाहिए। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, जिसके अंदर की भारत के ही चुने हुए लोग हों जो कि भारत का संविधान बनाए। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, ये सबसे पहले कहा एम एन रॉय ने, ठीक है। ये इसको ध्यान में रखिएगा, किसने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी, ठीक है। उसके बाद इन्हीं की डिमांड को इन्होंने 1934 में ये कहा, उसी के बाद इन्हीं की डिमांड को 1935 में बढ़ाते हुए
कांग्रेस ने ये कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बेसिस पे ही जो हमारा संविधान जो है वो बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑफिशियल डिमांड पेश की, ठीक है, एक ऑफिशियल डिमांड यहाँ पे पेश की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1935 के बाद जब इन्होंने ऑफिशियल डिमांड पेश की, किसने, आईएनसी, दैट इज कांग्रेस ने एक ऑफिशियल डिमांड पेश की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। उसके बाद 1940 में इनकी ये डिमांड एक्सेप्ट करते हुए एक अगस्त ऑफर आया। ऑफर किसने दिया, ब्रिटिश सरकार ने एक ऑफर दिया, अगस्त ऑफर, कि हम आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देने के लिए तैयार हैं, कि आपको एक अपनी खुद की संविधान बनाने के लिए एक असेंबली बना लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद 1940 के बाद यहाँ पे जब अगस्त ऑफर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया। ये क्रिप्स कौन थे, क्रिप्स वहाँ के एक अच्छे वो थे, लाइक लगा लो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। उनका एक मिशन भेजा गया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए कि किस तरीके से बनाई जा सकती है, ठीक है। पर वो डिसअप्रूव हो गया, उनकी बात मानी नहीं गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1945 के अंदर एक कैबिनेट मिशन आया जिसने कि एक नए तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का तरीका बताया, और उसके हिसाब से ही यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बेसिकली लोग कितने थे। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बेसिकली जब पहली बार ये बना तो उस समय पे इसके अंदर 389 लोग थे। इन्होंने ऐसे कहा कि एक असेंबली बनाओ जिसके अंदर 389 लोग जो हैं वो रहें, और वो 389 जो लोग रहें उसके अंदर से 296 यानी कि 296 ब्रिटिश इंडिया से हो और 93 प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। 296 ब्रिटिश इंडिया से रहें और 93 प्रिंसली स्टेट से रहें, ठीक है। तो इसके बाद ही ये जब ये तय हो गया कि ऐसे इस तरीके से करके डिवीजन कर दी जाए, और ये इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे फिर इलेक्शन किए गए। जब इसके बाद 1940 इसके बाद यहाँ पे जब इलेक्शन कराया गया तो उसके अंदर दो पार्टीज जो थी वो मेन निकल के आई। वो कौन कौन सी थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिन्होंने इन सब एरियाज के अंदर से 296 जो सीट्स थी जो इलेक्शन के थ्रू आनी थी उसके अंदर उन्होंने अपनी सीट्स को हासिल किया, ठीक है। जो 93 प्रिंसली स्टेट्स की थी, क्योंकि क्रिप्स मिशन की जो डिमांड जो उसने जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने को पेश किया, उसको ना इंडिया में कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया ना मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। वो आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक बार हिस्ट्री हम करेंगे तो हम वहाँ पे उसको डिटेल में करेंगे, वो वहाँ पे डिटेल में ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिकली क्रिप्स मिशन को आपको जितना ध्यान रखना है अभी के लिए वो ये कि ये आया किस लिए था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का एक तरीका बताने के लिए, पर इसको क्योंकि कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी उनकी सेम सहमति नहीं बन पाई कि वो किस तरीके से बनेगा, तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो फाइनली बना किस बेसिस पे, कैबिनेट मिशन के बेसिस पे, जिसके अंदर की 389 सीट्स थी, जिसमें से कि 296 ब्रिटिश इंडिया से आनी थी और 93 प्रिंसली स्टेट से आनी थी, ठीक है। तो जो 296 ब्रिटिश इंडिया से आनी थी वो सारी की सारी इलेक्शन के थ्रू आनी थी, और 93 जो प्रिंसली स्टेट से आनी थी ये वाली नॉमिनेट होके आनी थी। अब नॉमिनेशन और इलेक्शन में क्या फर्क होता है, इलेक्शन ही क्या होता है, जब हम लोग मिलके, मतलब 10 लोग हैं एक क्लास के अंदर, वो लोग मिलके किसी को इलेक्ट करें कि हमें लगता है कि वो 6/4 या 7/3 मेजॉरिटी से किसी को अपना लीडर नियुक्त करें, दैट इज इलेक्शन, ठीक है। नॉमिनेशन होता है जब आपका टीचर है ना, वो टीचर कह दे कि आप 10 लोग हैं, 10 में से मुझे लगता है कि ये बंदा है जो बन सकता है इसका क्लास का लीडर, उसको वहां का लीडर नियुक्त कर दे, ठीक है। तो वो होता है नॉमिनेशन, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्शन एंड नॉमिनेशन, ओके। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश इंडिया से लोग आए वो इलेक्ट होके आए, और 93 जो प्रिंसली स्टेट से आए वो सारे नॉमिनेट होके आए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे उसके बाद इलेक्शन हुए जुलाई अगस्त 1946 के अंदर, जिसमें कि अलग अलग तरीके से इन सरकारों ने अपनी जो सीट्स हैं वो जीती, ठीक है। उसके बाद इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 में।
9 दिसंबर 1946। जो डेट्स मैं आपको बताती हूँ इस क्लास के अंदर उन्हें याद रखनी है आपने, क्योंकि इन्हीं डेट्स के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन दिसंबर 9, 1946। इस दिन इसकी पहली मीटिंग जो है वो हुई। इस मीटिंग को हेड किया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया यहाँ का हेड? क्योंकि ये यहाँ के ओल्डेस्ट मेंबर थे, सबसे बुजुर्ग जो थे वो ये थे, और इन्होंने फ्रेंच की प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए जो सबसे ओल्डेस्ट थे उनको कहा कि तुम 2-3 दिन के लिए तुम लीडर बन जाओ। क्यों बना दिया गया? क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिली है, तो अब ओल्डेस्ट को वहाँ का लीडर बनाएंगे, तो अब सारे लोग मिलकर चुन सकते हैं कि वो अपना लीडर किसको बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब एक बार दिसंबर 9, 1946 में इसका लीडर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बना दिया गया। उसके बाद यहाँ पे हुए इलेक्शन के अंदर सबने मिलके जो है वो चुना किसको? दिसंबर 11, 1946 को। के बाद से यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी, हु वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट जो हैं वो बन गए, ठीक है। और उसके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट बने एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी पहले वाइस प्रेसिडेंट बने, और साथ ही जो बी.एन. राव जी हैं, बी.एन. राव जी, बी.एन. राव ये बने कौन? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती गई, एक असेंबली जो कि बनाने वाली थी भारत का संविधान। एक ऐसी असेंबली जिसने कि मिल के भारत के संविधान को बनाना था, वो यहाँ से बननी शुरू हो गई, और यही असेंबली थी जिसने अंत तक भारत के संविधान को बना के दिया, एक तैयार करके दिया, और इतने ज़्यादा डिटेल में तैयार करके दिया कि हम आज तक उसी संविधान को फॉलो कर रहे हैं, और हमें चेंज उसमें करने की इतनी, जो हमने अमेंडमेंट्स पास की हैं वो तो की हैं, बट उसके अलावा हमें कभी भी उसके अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लास्ट नाम है बी.एन. राव। बी.एन. राव, यहाँ पे लिख रही हूँ दोबारा, बी.एन. राव ये हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बने ये इस असेंबली के लिए, ठीक है। अब बता दीजिए कोई दिक्कत हो इसके अंदर, ताकि हम इसके बाद आगे मूव करें। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, कोई भी किसी तरीके की? आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स टाइम, अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है इसमें। ओके, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हुआ? दिसंबर 13, इसके बाद सबसे पहला तो दिसंबर 11 को अब ये इन्होंने अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुन लिया। अब इसके बाद दिसंबर 13, 1946 को क्या हुआ? यहाँ पे एक नया पास हुआ, एक कुछ नया एक एलिमेंट निकल के आया, वो था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन क्या था? ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था, इसके अंदर ये कहा गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हम जब ये देश का संविधान बना रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, उसका जो फिलॉसफी है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के अंदर ये लिखा गया, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरीके की चीज़ें लाई गई, जैसे कि हम ये चाहते हैं कि हमारा संविधान सबको बराबरी का अधिकार दे, सबको इक्वालिटी लाए, उसके अंदर जस्टिस हो, उसके अंदर लिबर्टी रहे, उसके अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स रहें। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के अंदर पेश किए गए। इस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को पेश किया नेहरू जी ने दिसंबर 13, 1946 के अंदर, और यही ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बाद में बनते बनते प्रीएम्बल के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड हो गया, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ कमिटीज थी, कुछ वो कमिटीज जो कि इसको मैनेज कर रही थी, इसका सारा का सारा काम, ठीक है। वो कौन सी कमिटीज थी? उसके लिए सबसे पहले आप ये क्वेश्चन का अगर आपको पता है आंसर तो बताइए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर्स कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? इनमें से कौन रहे थे यूनियन पावर्स कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के चेयरमैन? तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सब तभी साथ साथ क्वेश्चन जो मैं लेके आ रही हूँ ये सारे पुराने सालों के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसी के कारण ये यहाँ पे ऐड किए गए हैं, ऑलराइट। तो ये क्या है, चेयरमैन कौन थे यूनियन पावर्स कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के?
ओके यहाँ पे आंसर शारिक जी ने दिया है 2। बाकी सब भी एक बार बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से लोग थे उस समय पे, मेजर लोग जो थे जिनको कि होना चाहिए इसका प्रेसिडेंट, चेयरमैन जिसको होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आंसर आए नेहरू जी 4-2। ओके, देखते हैं कौन थे चेयरमैन इसके। चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी वाज नेहरू जी, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पे बाकी सारी भी कमेटीज जो हैं वो लिखी गई हैं, जिनके कि अलग अलग चेयरमैन जो हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जिनको इंग्लिश या हिंदी से रिलेटेड इस लेक्चर के अंदर इशू आ रहा है, पहली बात तो ये कि जो जितनी इंग्लिश में यूज़ कर रही हूँ बहुत बेसिक इंग्लिश यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश का वैसे भी आपका पेपर होने वाला है, तो ट्राई कीजिए उसको थोड़ा समझने की। थोड़ा मैं इन चीज़ों को हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ और मैं कर भी रही हूँ इस समय पे, और फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे बता दीजिए, अगली बार से उसको थोड़ा और रिफाइन में कर दूंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। इंग्लिश और हिंदी छोड़ के समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने माइंड को ओपन रखो कहानियाँ सुनने के लिए, समझने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का मटेरियल आपको सब बुक्स में मिल जाएगा जहाँ पे आप जाओगे। यही जो मैंने ये पूरी लिस्ट दी है यहाँ पे, ये जो पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट आपको हिंदी बुक, इंग्लिश बुक सब में अलग अलग जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। बट जो आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे वो है समझाना, कि समझना कैसे है इस चीज़ को, ठीक है। वो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा इस चेयरमैन, नहीं जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो पहले चेयरमैन नियुक्त किए गए, क्योंकि जो वो थे वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। सबसे बुजुर्ग थे वो पूरी असेंबली में, ठीक है। बट एक बार उन्होंने हेड कर लिया कुछ समय के लिए, उसके बाद नियुक्त कर लिया गया राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद जी इज नाउ चेयरमैन, जिसको कि हम प्रेसिडेंट कह सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये वाइस प्रेसिडेंट, और ये नीचे सबसे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। और जो आपकी स्क्रीन के ऊपर सारी कमेटीज लिखी गई हैं, इनको एक एक करके आप लिख सकते हैं, इनको याद रखना बेहद ज़रूरी है। ये सिर्फ यही मेजर कमेटीज़ हैं जो कि थी। इसके अंदर भी जो 3-4 मेजर लोग हैं जो उस समय पे काम कर रहे थे, जो कि उस समय पे हेड कर रहे थे हर एक चीज़ को, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, अंबेडकर जी और सरदार पटेल जी, ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक खासियत ये थी कि उस समय के जितने भी भारत के जितने भी प्रोमिनेंट लोग थे, जो कि किसी भी तरीके से हम उनको मेजर हस्ती कह सकते हैं भारत की, तो उनको सारे के सारे इसके अंदर थे, सिवाय 2 लोगों के, और वो 2 लोग कौन से थे? एक तो गांधी जी और दूसरे जिन्हा जी, ठीक है। मोहम्मद जिन्हा और दूसरे हमारे जो हमारे थे गांधी जी, ठीक है। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक जो हमने अभी तक किया है वो सबको समझ में आया है कि हमने एग्जैक्टली क्या क्या कहाँ से जो है वो उठाया है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इस चीज़ के ऊपर कि एक बार, अब ये तो हमने देखा कि 1946 तक क्या हुआ। अब इसके बाद आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, मतलब अब भारत देश को जो है आज़ादी मिल गई है। भारत देश को आज़ादी मिल गई है तो अब भारत देश चलाना भी तो है, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब यहाँ से क्या है, धीरे धीरे जाने लगे हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चल रही है, अब देश कौन चलाएगा? इसके कारण इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही हमारे देश का एक पार्लियामेंट बना दिया गया। पार्लियामेंट क्या होता है? जो हमारा जो यूनियन का लेजिस्लेचर होता है, जो सारे कानून बनाता है, दैट इज पार्लियामेंट, ठीक है। तो उस पार्लियामेंट का इसे, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो हैं उनको जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर से ही कुछ अब बना दिया गया कि अब यही जो है सारे लॉज बनाएगी, जब तक कि हम आगे का काम नहीं देख लेते, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के हम ये नहीं देख लेते कि हमें कैसा सिस्टम चाहिए अपने देश को चलाने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब दो चीज़ें बन गई यहाँ पे। एक वही बॉडी है, ये कुछ लोग बैठ रहे हैं, यही कुछ लोग 2 तरीके से काम कर रहे हैं। किस तरीके से? एक तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में काम कर रहे हैं, वो असेंबली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और दूसरा ये एक लॉ मेकिंग बॉडी बन चुके हैं, यानी कि कानून बनाने वाली बॉडी, जो कि सरकार के लिए, जो कि लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए तब तक कानून बनाएगी जब तक कि कोई नया यहाँ पे सिस्टम नहीं आ जाता, ठीक है, जब तक हम कुछ नया इलेक्शंस नहीं कर लेते, ठीक है। तो जब ये बॉडी, यही सेम बॉडी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह बैठेगी, तो इसको हेड करेंगे राजेंद्र प्रसाद जी।
राजेंद्र प्रसाद जी। और यही बॉडी जब लॉ मेकिंग बॉडी की तरह बैठेगी तो इसको हेड करेंगे जीवी मावलांकर जी, जीवी मावलांकर जी, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं स्पीकर थे फर्स्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट स्पीकर थे, जो हमारे लॉ मेकिंग बॉडी बन गया, पहले एक तरीके की पार्लियामेंट जो है वो बन गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब 1947 के बाद से ब्रिटिशर्स चले गए हैं, सरकार चलानी है, तो अब यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब सरकार चलाएगी लॉ मेकिंग बॉडी बन के। वतनप्रीत जी, मैं हिंदी में ही बता रही हूँ, मैं आप एक काम कीजिए, बताइए आपको कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया, हम ये इसको यहीं की यहीं ख़त्म करते हैं और बताते हैं कि क्या नहीं समझ में आया। ओके, पेन रख दिया मैंने, सब छोड़ दिया, अपने माइंड को क्लियर करो, जो सुना अभी तक वो सब छोड़ दो, ध्यान से सुनो अब दोबारा से, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमने आज की क्लास में जो जो किया मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। हमने आज की क्लास की जो शुरुआत है वहाँ पे हमने देखा एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने कर चुके हैं ऑलरेडी, कि किस तरीके से हमारा संविधान बना। अब हम देख रहे हैं कि हमारा संविधान कि जो अब बना रहे हैं लोग वो कौन लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं, ठीक है। तो उसमें हमने कहा कि सबसे पहले यहाँ पे एक संविधान बनाने की कमेटी बनानी पड़ी। जब तक एक कमेटी नहीं होगी, कुछ लोग बैठेंगे नहीं, तो संविधान कैसे बनेगा, है ना। तो वो संविधान बनाने के लिए एक असेंबली बनाई गई, एक असेंबली जिस तरीके से कि मान लीजिए कि उसके अंदर 389 लोगों को रखा गया कि ये 389 लोग जो हैं वो मिलकर इस पूरा संविधान जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो ये संविधान बनाने का काम इस असेंबली ने शुरू किया, उन्होंने लिखना शुरू किया, उसके अंदर उन्होंने नई नई चीज़ें ऐड की, कहीं कहीं से उन्होंने चीज़ें उठाई कि कहाँ कहाँ से क्या क्या ऐड करना है, बस, ठीक है। अब यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बन गई लॉ मेकिंग बॉडी 1947 के बाद से। क्यों 1947 में ऐसा क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हो गया। उससे पहले सरकार कौन चला रहा था, ब्रिटेन चला रही थी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। पर अब हमें नई सरकार बनानी है, नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, नए तरीके से अपनी सरकार को चलाना है। तो यहाँ पे एक लॉ मेकिंग बॉडी बन गई जिसका की हेड कर रहे हैं अब जीवी मावलांकर जी। इसमें क्या नहीं समझ में आया, इंग्लिश टर्म नहीं समझ में आ रही। अब देखिए, अब इसके लिए एक ही तरीका है, हम अगली क्लास से जो जितनी भी ये टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं मान लीजिए, उनको मैं हिंदी के अंदर भी लिख के लेके आऊँगी, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद ही ये चीज़ें हिंदी में नहीं पढ़ी हुई हैं, तो इसके कारण मैं हिंदी में आपको कन्वर्ट नहीं कर पा रही हूँ। वो यहीं पर सिर्फ एक दिक्कत है, बाकी आप बिल्कुल टेंशन ना लो, दिमाग को क्लियर करो, इंग्लिश और हिंदी में मत पढ़ के समझने की कोशिश करो, ठीक है। सिर्फ इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है। समझ लोगे तो बुक में जाके देख लोगे, पढ़ लोगे, किताब उठाओगे, एक एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। वहीं अगर आपने इसको समझा ही नहीं अभी, तो बाद में समझ में भी नहीं आएगा जब किताब उठाओगे, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं अगली स्लाइड। अब जब ये सरकार बनी तो यहाँ पे कुछ कैबिनेट बनने लगा। यहाँ पे एक कैबिनेट बनी जिससे कि सरकार चलानी थी, कुछ लोगों ने मिलकर सरकार चलानी थी, वो लोग बने। वो क्या थी, हमारी देश की पहली कैबिनेट। तो इसके अंदर कुछ मिनिस्टर्स आए, ठीक है, यानी कि मंत्री, है ना। तो वो मंत्री हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन बने, डिफेंस मिनिस्टर, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, क्या कोई आइडिया है, के एम करियप्पा, गोपालस्वामी अयंगर, बलदेव सिंह या फिर सरदार पटेल। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है एसएससी के अंदर, इसीलिए ये लेके आई हूँ। जिन जिन टर्म्स के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो चीज़ें प्लीज़ अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे जी, नहीं, 4 नहीं थे। आप देखते हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, दैट थर्ड जो है दैट इज बलदेव सिंह जी, ठीक है। सरदार बलदेव सिंह जी जो थे वो हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर बने, ठीक है। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जो पहली बार मिनिस्टर बने हमारे देश के अंदर, जो पहली बार जिन्होंने सरकार जो है वो चलाई, ठीक है। तो सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हैं प्रधानमंत्री बने हमारे सबसे पहले, ठीक है। सेकेंड है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि पहले गृह मंत्री यानी कि
होम मिनिस्टर बने, ठीक है। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद जी जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर बने, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन मिठाई जी रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। सरदार बलदेव सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर बने, ठीक है। जगजीवन राम जी बने लेबर मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है CH भाभा जी जो कॉमर्स मिनिस्टर बने। रफ़ी अहमद किरवई जी जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर बने। राजकुमारी अमृत कौर जी जो हेल्थ मिनिस्टर बने। देन BR अम्बेडकर जी लॉ मिनिस्टर। RK शनमुखम चेट्टी जी फाइनेंस मिनिस्टर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज मिनिस्टर। एंड देन NV गडगिल जी वर्क माइंस एंड पावर मिनिस्टर। तो जो ये सारे मिनिस्टर्स की मैंने लिस्ट दिया इनको ध्यान से पढ़ना है, इन सबको याद रखना है। ये पहले मंत्री थे हमारे देश के, पहले चीफ मिनिस्टर्स, पहले मिनिस्टर्स सारे जिन्होंने पहली बार इन सारे पोर्टफोलियोज को, जो ये हमारे होते हैं अलग अलग, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उन सबको हैंडल किया, ठीक है। सो इन सबको एक बार ध्यान से याद रखना है आप सब ने, ओके। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक शुरू करना है वो है एनेक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इसे हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सारा जो है वो बहुत ज़्यादा होच पोच जिसको हम कहते हैं कि वो हो चुका है, बिकॉज आप लोग या तो मेरी लैंग्वेज की तरीके से कि मैं हिंदी में नहीं बता पा रही हूँ, या मुझे नहीं पता कि क्या दिक्कत आ रही है। आई रियली वॉन्ट योर कमेंट्स राइट नाउ। अभी हम 5 मिनट लेते हैं, ये यहीं पे हम छोड़ देते हैं, यहीं पे हम छोड़ देते हैं इस चीज़ को, टॉपिक को, पढ़ाई को। मुझे पहले आप ये बताइए कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है इस पूरी क्लास के अंदर, ताकि अगली क्लास में वो दिक्कत ना आए, वो मैं यहाँ पे चाहती हूँ। और जो लोग इस सेशन को, जो स्टूडेंट्स इसको बाद में देखेंगे, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर जाके एक बार अच्छे से बता दीजिए कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, वाई आर यू गाइज अपना इतना लॉस्ट क्यों फील हो रहा है, ठीक है। बिकॉज आई नो कि दिस इज़ एन ऑनलाइन सेशन, बट स्टिल फील हो जाता है कि यू गाइज आर नॉट गेटिंग एनीथिंग जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, राइट। ओके, दो लोगों ने तो कहा है, शारिक जी ने कहा है सब ठीक है, एंड रोशनी जी ने कहा है ओके मैम। अच्छा, क्वेश्चंस हिंदी में आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास से, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके अलावा वतनप्रीत कौर जी ने क्वेश्चन पूछा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी। अच्छा, तो सरदार पटेल जी की भूमिका थी मेनली जो स्टेट्स थी उनको जोड़े रखने के लिए, ठीक है। स्टेट्स जो थी अलग अलग से जो डिवाइड हो रखी थी, जो हमारी बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, उन सबको जोड़े रखने के लिए मेन भूमिका थी सरदार पटेल जी की, ठीक है। बट वतनप्रीत जी, मैं आप सभी को जो SSC के लिए जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं और ये सारे जो फैक्ट्स हैं मैं बता रही हूँ, उसके अंदर उतना ज़्यादा डिटेल के अंदर मत जाइए, जितना मैं बता रही हूँ उतना काफ़ी है, ठीक है। वो उतना जितना मैं बता रही हूँ उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको जाना नहीं पड़ेगा। देयर इज़ नो वॉइस PM पीयूष जी, वो होते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिसको हम कहते हैं, वो भी हम एक तरीके से नहीं कह सकते हैं सरदार पटेल जी, वो होम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये सब चीज़ें छोड़ो, ठीक है रोहित जी, ठीक है शारिक जी, जो भी आप सब कह रहे हैं इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। डू मेक श्योर कि आप अगली क्लास में ध्यान से सुने। मैं आपको अच्छे से एक चीज़ समझा रही हूँ, एक चीज़ को दिमाग में बिठा लो बहुत अच्छे से। हिंदी हो इंग्लिश हो मैटर नहीं करता, जब किताब उठाओगे तो समझ में कितना आया है ये मैटर करता है, ठीक है। बाकी जो इसके अंदर आपको नहीं समझ में आया है उसको मैं हिंदी के अंदर, जैसे जो वर्ड्स हैं उनको अगली क्लास से हिंदी में लेके आऊँगी, ताकि अच्छे से वो चीज़ें समझ में आए सबको, ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि समझने पे ध्यान दीजिए, ऐसे इतना जल्दी में मत कीजिए सब, ठीक है जी। ज़रूर, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है, इसलिए मैं ये क्लास यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगली क्लास जो भी हमारी अगली होगी उसके अंदर हम बहुत अच्छे से फिर से इस चीज़ को देखेंगे, एनेक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अच्छे से बात करेंगे कि क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। ध्यान से संविधान को समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान है क्या, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।